हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जे। दिस इज़ अमूल्य ओझा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में एक बढ़िया प्रॉब्लम लेके आए हैं पाथफाइंडर बुक से। और इस प्रॉब्लम की हेल्प से जहाँ तक मुझे उम्मीद हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। A positively charged small disk is released on the top of fixed hemispherical frictionless dome in presence of a uniform horizontal electric field. If the disk leaves the dome after an angular displacement theta is equal to sine inverse 3 by 5, find the ratio of gravitational and electrostatic forces on the disk. Assume that the dome does not exhibit any electrical property. तो यहाँ पर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया गया है कि एक छोटा सा चार्ज डिस्क है, उस पे कोई एक डिस्क है जिसपे कुछ चार्ज है और डिस्क एक डोम पे रखा हुआ है। डोम का मतलब क्या होता है? गुंबद। जैसे एक गुंबद जैसा है, इसको स्फेरिकल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इस गुंबद पे कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके ऊपर ये डिस्क रखा हुआ है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। इस डिस्क को रेस्ट से यहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो जब इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से इस पर फोर्स आएगा और ये यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए इस स्फेरिकल सरफेस पे चलते हुए ये इस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 वाले एंगल पे इस स्फेरिकल सरफेस को लीव कर देता है। ऐसा प्रॉब्लम में बताया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी मान सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में पूछा ये गया है, find the gravitational and find the ratio of gravitational and electrostatic forces। इसमें रेशियो बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये प्रॉब्लम देखा जाए तो बिल्कुल जेई एडवांस के लिए एकदम परफेक्ट रिलेवेंट है। इस प्रॉब्लम में दो से ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक बार एट वंस इसको देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बेसिक सा कंसेप्ट तो यहाँ पर यूज़ हो ही रहा है। उसके बाद इसमें सर्कुलर मोशन की भी हमें हेल्प लेनी होगी, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना होगा और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब ये नीचे यहाँ से चल रहा होगा तो ये वेलोसिटी भी गेन करता जाएगा, तो इसमें हमें वर्क एनर्जी थ्योरम की भी हेल्प लेनी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई सारे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जेई एडवांस के लेवल पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और किसी वजह से अगर ये आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप इसके आगे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डायग्राम को वापस से बड़ा करके देख लिया है। इस प्रॉब्लम में मैं दो फोर्सेस को कंसिडर कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है उसको मैंने एफ ई रिप्रेजेंट कर दिया और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मैंने एफ जी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स जब भी अप्लाई होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये जब भी अप्लाई होगा वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होगा। ये इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है। अब इसमें होगा क्या, जैसे ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इधर कहीं पहुंचेगा इस पोजीशन पे, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहले तो जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई होने वाला जो फोर्स है उसके डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई होने वाला फोर्स है वो कुछ न कुछ यहाँ पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है और उस वर्क की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग ये देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क कर रहा है या नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आते हुए ये वर्टिकली भी डिस्प्लेस होगा। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ न कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो अगर हमें ये देखना हो कि भाई यहाँ पर भले इसको रेस्ट से रिलीज किया है लेकिन इस पोजीशन पर पहुँचते समय इसके पास कोई एक नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है, अगर मैं उस वेलोसिटी को v सपोज कर लूँ तो इसकी हेल्प से मैं इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ 12 mv²।
और के इनिशियल और के फाइनल की हेल्प से हम लोग डेल्टा के कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा के को इक्वेट किससे कराते हैं? डेल्टा के की वैल्यू है के फाइनल माइनस के इनिशियल। और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प लें तो डेल्टा के को लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। अब यहाँ पे वर्क करने वाला फोर्स कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई होने वाला फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यही दो फोर्सेज हैं जो कि इसमें वर्क करेंगे। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आते समय हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि भाई इसमें वर्क का कैलकुलेशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके हम लोगों ने दो पार्ट कर लिए, एक वर्टिकल पार्ट और दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे और वर्टिकल पार्ट की हेल्प से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग लिखें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई होने वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इस रेडियस को आर सपोज कर लें तो ये जो बेस होगा वो क्या होगा? आर कॉस थीटा। सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। और ये हाइट जो ये वाला पोर्शन है इसकी अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 गिवन है प्रॉब्लम में, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिल रहा है? आर साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 3r/5। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, एफ ई मल्टीप्लाइड बाई 3r/5। इसी तरह से अगर हम लोग सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास क्या है? एफ जी मल्टीप्लाइड बाय इसके डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू 3r/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 4/5। तो ये आ जाएगा 4r/5। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी एफ जी मल्टीप्लाइड बाय r/5। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क मिल गया, ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क मिल गया। यहाँ पर नॉर्मल का भी फोर्स आएगा लेकिन नॉर्मल फोर्स का वर्क नहीं आएगा क्योंकि सरफेस फिक्स है। अगर ये स्फेरिकल सरफेस फिक्स है तो नॉर्मल का कोई वर्क नहीं होगा। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो डेल्टा के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना था? डेल्टा के विच इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट कैन बी रिटन एज 1/2 mv² माइनस 0। और इसको इक्वेट किससे कराना है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। और सारे फोर्सेस का वर्क हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया है एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है 3r/5 एफ ई, 3r/5 एफ ई। और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या है? r/5 एफ जी, r/5 एफ जी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर के लिए एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो एक तो ये बात हो गई, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प लेके वेलोसिटी को रिलेट कर लिया है दोनों फोर्सेस के वर्क से। अब इसमें अगली बात हम लोग ये देखें कि चलिए वे वेलोसिटी तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया उस पोजीशन पे जहाँ पर ये इस स्फेरिकल सरफेस को लीव कर रहा है, लेकिन अगर ये इस स्फेरिकल सरफेस को यहाँ पर लीव कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर ये इस स्फेरिकल सरफेस को लीव कर रहा है तो इस पोजीशन पर नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। अगर ये यहाँ पर इस स्फेयर को लीव कर रहा है तो नॉर्मल क्या लिखेंगे? 0। लेकिन अभी तक तो ये सर्कुलर मोशन में ही है, तो अगर हम लोग इसके जस्ट पहले वाले इंस्टेंट की बात करें तो अभी भी ये सर्कुलर मोशन में है। और इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो यहाँ पर भाई दो ही फोर्स हैं। एक तो फोर्स है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स mg, या उसको हम लोग एफ जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई हो रहा है, इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ ई। अब इस समय अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा था तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी इक्वल टू mv² बाई आर।
वर्टिकल से एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा आ जाएगा। ये पूरा 90 है, ये वाला एंगल थीटा और बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब कैलकुलेशन देख सकते हैं। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर की बात करें तो एफ जी का एक कंपोनेंट आएगा अंदर की ओर और एफ ई का कंपोनेंट होगा बाहर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, उसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये किसके बराबर होगा, एफ जी कॉस थीटा माइनस एफ ई साइन थीटा के। और इसको कंपेयर किससे करना है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, कॉस थीटा होगा 4/5। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4/5 एफ जी माइनस 3/5 एफ ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये है हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन। तो इस तरह से अपने पास ओवरऑल 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में r से डिवाइड कर दें इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, r से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर LHS में हमें एम वी स्क्वायर बाई आर मिल जाएगा और उसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 को 2/r से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन 1 को 2/r से मल्टीप्लाई कर देना, और इससे हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा। 2/r मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये अपने आप में किसके बराबर है, 2/r 6fe/5 प्लस 2fg/5, 6fe/5 प्लस 2fg/5। ये वैल्यू आ गई एम वी स्क्वायर बाई आर की। और इसी की एक और वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4/5 एफ जी माइनस 3/5 एफ ई। इसको कंपेयर कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, दूसरे इक्वेशन में क्या था, ये किसके बराबर है, 4/5 एफ जी माइनस 3/5 एफ ई। 4/5 एफ जी माइनस 3/5 एफ ई। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, दोनों बराबर ही हैं। तो अगर इनको कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के कंपैरिजन से हमें क्या मिल रहा है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। इनको कंपेयर करेंगे तो एफ ई और एफ ई एक साथ हो जाएंगे, ये 6 और 3 ऐड हो जाएगा तो 9/5 एफ ई, 9/5 एफ ई विल बी इक्वल टू 4 - 2/5। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2/5 एफ जी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन लिख सकते हैं अब, एफ जी डिवाइडेड बाई एफ ई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। तो ये रहा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो भी प्रॉब्लम था ये इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं 9/2 वाला कोई ऑप्शन इसमें है या नहीं। 9/2 वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन था 4/3, सेकेंड ऑप्शन 3/4, थर्ड ऑप्शन 9/2 और लास्ट ऑप्शन है 12। तो इसमें सी वाला आंसर हमें मिल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ओवरऑल एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसमें कि कई सारे कंसेप्ट यूज हुए, लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव नहीं था और डेटा भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही, जल्दी इस तरह के और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।